हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं गाइड करियर संस्थान। जिस तरीके से हमने पिछले क्लासों में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त किया, वो काबिले तारीफ था। उनके कारणों, परिणामों और विशेषताओं को जाना गया। ठीक उसी प्रकार फ्रांस की क्रांति के बारे में भी जानते हैं। आप फ्रांस की क्रांति या इंग्लैंड की क्रांति, रूस की क्रांति, तमाम क्रांतियों का जब नाम सुनते हैं, आपका मन मस्तिष्क गवाही नहीं देता है इसको पढ़ने के लिए। आप बोरिंग जैसे शब्दों का इसमें इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं अब गाइड करियर संस्थान से जुड़िए, इन चीजों को सरलता से आपके मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करेगा। फ्रांस की क्रांति को समझने के लिए बहुत सारे टॉपिक से गुजरना पड़ता है। पहला है 18वीं सदी के दौरान फ्रांसीसी समाज कैसा था। 18वीं सदी के दौरान जो फ्रांस की समाज था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट्स में पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय स्टेट्स में कुलीन आते थे और तीसरे स्टेट्स में जनसाधारण लोग आते थे। जनसाधारण का मतलब यहाँ वकील हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, मजदूर हो सकता है, किसान हो सकता है, छोटा किसान हो सकता है, व्यापारी और तमाम ऐसे लोग हो सकते हैं तृतीय स्टेट्स में। जब इसकी बात करते हैं तो इसमें एक कड़ी जोड़ते हैं। सन 1774 ईस्वी में बर्बो राजवंश का लुई 16वां राजगद्दी पर सत्तासीन होता है। उस समय उसकी उम्र 20-22 साल की होती है और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनी से उसकी शादी होती है। जब राज्यारोहण होता है, लुई 16वां का जब राज्यारोहण होता है तो पूरा राज दरबार खाली पाता है। राज दरबार का जो कोष था, जो धन संपत्ति जहाँ रखी जाती थी, पूरा खाली पाता है। क्योंकि पिछले उस दौरान जो युद्ध चल रहे थे उसमें बहुत सारे धन संपत्ति का नुकसान हो चुका था। जो महल थे, राज दरबार थे, उनकी झूठी शान शौकत को बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची तो अलग से हो ही रहा था। लुई 16वां जब फ्रांस का शासक के रूप में था तो उसी दौरान अमेरिका के 13 उपनिवेश को छुड़ाने के लिए ब्रिटेन को पैसा देना पड़ता है फ्रांस को। इस तरीके से देखा जाए तो कई अरब लिब्रे की मुद्रा के कर्ज के रूप में उस पर लग जाती है। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं एक कर्ज के रूप में फ्रांस को और डुबोती जा रही थी और जो कर्जदाता थे सरकार पर 10% का टैक्स लगा करके अपने पैसे को लेने की मांग कर रहे थे। इस तरीके से जो फ्रांसीसी सरकार थी, फ्रांसीसी समाज था, खासकर लुई 16वां के शासनकाल में, वह कर्ज के रूप में डूबती जा रही थी। हमने जब स्टेट्स की बात किया, समाज के वर्ग व्यवस्था की बात किया, तो 3 स्टेट्स में बटे। तो इसको जब देखते हम लोग, फ्रांसीसी समाज में 90% लोग मतलब किसान थे। 90% लोग किसान थे, लेकिन खासतौर से जो जमीन के मालिक किसान नहीं होते थे। 60% जमीनों के मालिक जो है कि प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तीसरे स्टेट्स से कुछ अमीर लोग ही होते थे। इस तरीके से देखा जाए, जो आम किसान था, फसल तो बोता था लेकिन उसके पास जमीन नहीं होता था। ये सारी स्थितियां रहीं जो एक अमीर गरीब की खाई को और चौड़ा करता चला जा रहा था। तो ये जिस तरीके से हमने देखा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, उस समय जो चर्च थी, चर्च भी किसानों पर कर्ज लाता था, टैक्स वसूलता था, एक दायित्व कर के रूप में जो धार्मिक कर है वो जो वसूलता था। उस समय फ्रांस की जो क्रांति थी, जो फ्रांस समाज था, वो पूरे कर पर निर्भर था। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर के रूप में लोग इसको लेते थे, वसूलते थे। अप्रत्यक्ष कर जैसे तंबाकू हो गया, तंबाकू के रूप में अप्रत्यक्ष कर शामिल आता है। अब अगले बात करते हैं जीने का संघर्ष। सत्रह के दौरान जो फ्रांस का जनसंख्या था 2 करोड़ 30 लाख था, लेकिन 1789 में 2 करोड़ 80 लाख हो जाता है। इस तरीके से जो जनसंख्या बढ़ी, जो जन लोग बढ़े, उसके अनुसार उनके खाने पीने, उनकी सामग्रियां नहीं बढ़ पाती हैं, उत्पादन दर नहीं बढ़ पाता है। साथ ही साथ जो मजदूर थे, इतने वर्ष के अंतराल में उनकी जो मजदूरी नहीं बढ़ती है। बदलते समय के दौरान जो मांग बढ़ता है, मजदूरी वहीं पर रुक जाती है। तो ये विभिन्नता कहीं ना कहीं अमीर और गरीब की खाई को भी पैदा करता है। लोग उस समय के जो मजदूर होते थे और वहाँ के जो फैक्ट्री मालिक होते थे, फैक्ट्री मालिक ही मजदूरों की मतलब मजदूरी तय करते थे। तो कहीं ना कहीं ये उनके साथ एक निर्मम व्यवहार किया जाता था। तो ये था जीने का संघर्ष, एक दिनचर्या। लोग यहाँ तो ठीक था। जिस तरीके से लुई 16वां के दरबार में जो पादरी या जो कुलीन वर्ग होते थे, वो किसानों पर, मजदूरों पर अत्याचार करते ही करते थे। उसी समय जब प्राकृतिक रूप से जैसे बारिश ज़्यादा होना। अब आगे बात करते हैं, यहीं पर हम एक देखते हैं कि जीने का जो संघर्ष रहा है, वो जनसंख्या बढ़ती है लेकिन खाद्य पदार्थों की जो कमी पड़ती है उसकी वजह से कई लोग मरते हैं। और जो किसान होते थे उसमें ज़्यादा कर वसूलने की वजह से
न्यूनतम उत्पादन दर की क्षमता भी उनमें कम हो जाती है। टैक्स के रूप में जो देना पड़ता है, ये सारा सिस्टम था जिसकी वजह से जीने के संघर्ष में जो तृतीय स्टेट्स के खासतौर से लोग थे वो काफ़ी संघर्ष करते हैं। विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना, क्योंकि मैंने जब फ्रांसीसी समाज को बताया वो 3 स्टेट्स में बटे हुए थे। जो प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट्स थे, पादरी वर्ग और कुलीन थे, इनको जन्मना अधिकार था, जन्मना विशेषाधिकार था, मतलब जन्म से ही ये इनको अधिकार मिल जाता था। और साथ ही साथ जो प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट्स के लोग थे, इनसे कर नहीं वसूला जाता था। ध्यान से सुनिएगा, इनसे कर नहीं वसूला जाता था। यह कहीं ना कहीं अन्याय था तीसरे स्टेट्स के लोगों के साथ। तो जो तीसरे स्टेट्स में जो वकील थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो व्यापारी थे, जो काफ़ी समृद्ध वाले थे, कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क में सारी चीज़ें थी। और वे एक योजना के तहत इन विशेष अधिकारों को खत्म करने की बात करते थे। बहुत सारे लेखक सामने आते हैं, बहुत सारे लेखक, जॉन लॉक आते हैं, जैक रूसो आते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं वहाँ की आम जनता में पत्र के माध्यम से, लेखन के माध्यम से उसमें उमंग जताते थे, एक क्रांति की भावना पैदा करते थे। रूसो कहते थे जो प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट्स को जन्मना विशेष अधिकार है उसको समाप्त कर देना चाहिए। समाज में मतलब किसी को भी उनकी योग्यता के अनुसार एक दायरे में रखना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक मॉन्टेस्क्यू उस दौरान भी ये आम जनता में एक क्रांति की भावना पैदा करते हैं और वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के रूप में सारे शक्तियों को बांट करके चलाना चाहते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू ऑफ लॉज में ये सारी चीज़ें लिखी थी। कहीं ना कहीं जो 13 उपनिवेश अमेरिका को दिया गया, ब्रिटेन के हक अधिकार से दिया गया अमेरिका को, जो फ्रांस की मदद से छुड़ाया गया था, कई रुपये की मुद्रा उस पर कर्ज चढ़ गई थी। तो 13 उपनिवेशी अमेरिकी राष्ट्रों में वो यही नियम लागू था, राज्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सारी चीज़ें थी। तो मॉन्टेस्क्यू एक विधिवत समाज सुधारक के रूप में उभरते हैं। तो ये बहुत सारे लोग तीसरे स्टेट्स के खासतौर से जो लेखक थे, अध्यापक थे, वकील थे, ये सारे मिलकर के विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना करते हैं जो प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट्स के लोगों को मिला था। अब देखेंगे हम लोग क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें सामने नजर आती हैं। इसके पहले टॉपिक में हमने देखा जिस तरीके से राजदरबार, राजकोष खाली पाया जाता है। बहुत सारे उस दौरान युद्ध चल रहे थे तो राजकोष खाली होना लाजमी है, और दूसरी तरफ राजमहल का, राजदरबार का शान शौकत बनाए रखने के लिए भी फिजूल खर्चियाँ हो रही थी। इधर अमेरिका के 13 उपनिवेश छुड़ाने के लिए कई अरब लिब्रे मुद्रा कर्जदार हो गए थे। तो इस तरीके से देखा जाए, लुई सुलामा इन कर्ज की पूर्ति करने के लिए, इन कर्ज को चुकाने के लिए कहीं ना कहीं एक कर लगाता है। तो 5 मई 1789 को एक बैठक बुलाता है जिसमें करों के बारे में वो सारी चीज़ें बताता है। क्योंकि पहले ये जो फ्रांस की क्रांति है उसमें 3 स्टेट्स थे, जैसा कि मैंने बताया, समाज जो था 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। तो वहाँ के जो प्रतिनिधि थे, प्रथम स्टेट से भी कुछ आते थे, द्वितीय स्टेट से और तृतीय स्टेट से आते थे, लेकिन इनके आने का जो टाइम है वह वहाँ का शासक ही तय करता था। जब 5 मई 1789 को एक टैक्स के रूप में एक कर बढ़ाने का प्रावधान करता है तो तीनों स्टेट्स की प्रतिनिधियों को बुलाता है। तो प्रथम स्टेट्स के 300 लोग भाग लेते हैं, द्वितीय स्टेट्स के भी 300 लोग भाग लेते हैं और तृतीय स्टेट्स के 600 लोग इसमें भाग लेते हैं। तो उस समय जो स्टेट्स था, जो बैठक बुलाई गई थी, उसके तहत प्रत्येक वर्ग को 1-1 वोट देने का अधिकार था। इसी विचारधारा पर लुई सुलामा अटल भी था। लेकिन वहाँ की जनता, खासतौर से तीसरे स्टेट्स के लोग यह चाहते थे कि पूरे सभी सदस्य वोट दें, न कि एक वर्ग वोट दे, क्योंकि इसके खिलाफ हो जाता है लुई सुलामा, इनकी बातों को नहीं मानता है। तो तीसरे स्टेट्स के लोग भी वहाँ से उठ करके चले जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि फिर वही घटना होगा जिस तरीके से फिर हम लोग गुलाम की जंजीरों में बनेंगे, केवल कर देते ही अपना जीवन समाप्त कर देंगे। ये सारी चीज़ें उनके मन मस्तिष्क में आने लगी थी। जो उस समय जो रूसो था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, जैसा कि आप देख रहे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा था, जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इस तर्ज पर एक सरकार बनाई जाए। वो लोगों को बार बार आह्वान करता था। तो इसके माध्यम से और बहुत सारे लोग भी थे, जैसे कि मिराबियो और आबे, ये ऐसे भी लोग थे जो प्रथम स्टेट से थे, ये कुलीन के थे और ये पादरी वर्ग के थे। तो
प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट्स होने के बाद भी तीसरे स्टेट्स के लोगों की मदद करना बड़ी बात थी। तो इससे जो तीसरे वर्ग थे, जनसाधारण लोग थे, उनमें एक उमंग और क्रांति जागती है। जब प्रथम स्टेट्स के लोग ही उनके साथ हैं तो इसमें डरने की क्या बात है। तो जो तीसरे स्टेट्स के लोग थे चाहते थे कि प्रत्येक सदस्य वोट दे, लेकिन लुईस लामा इस बात को नहीं मानता है, अस्वीकार कर देता है। तो तीसरे स्टेट्स के लोग वहां से चले जाते हैं और अपने आप को ही एक राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर लेते हैं, राष्ट्रीय असेंबली घोषित कर लेते हैं और लगते हैं संवैधानिक प्रारूप बनाने। जिस समय, और खास तौर से उसका नेतृत्व मिराबियो और आबे ही कर रहे थे। जिस समय संवैधानिक प्रारूप बन रहे थे उसी दौरान कड़ाके की ठंड की वजह से फसल नष्ट हो रहे थे, अफरा तफरी मचा था पूरा फ्रांस में। लोग बेकरी की दुकानों को लूट रहे थे, पावरोटी की दुकानों को लूट रहे थे, खाद्य पदार्थों को लूट रहे थे। और उसी दौरान एक अफवाह फैल गया कि जो शासक है लुईस लामा बाहर के लोगों से बुलाया है, कुछ लठैतों लोगों को लोग बुलाया है, लाठी लेकर के आए हैं, बंदूक लेकर के आए हैं और तमाम फसलों को नष्ट कर रहे हैं। यह जो अफवाह फैली थी उससे किसान क्रोधित हो उठते हैं, मजदूर क्रोधित हो उठते हैं और वो बेलचा कुदार जो भी मिलता है वो लेकर के उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ इन किसानों में, मजदूरों में एकता देखने को मिलती है। इस एकता की वजह से वो वहाँ के जो जमींदार थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो मालिक थे, बगान के मालिक थे खासतौर से, वे लोग भाग जाते हैं, यहाँ तक कि किसी दूसरे देश में जाकर के बस जाते हैं। तो ये एक भयाक्रांत जो है कि आम जनता की, फ्रांस की आम जनता ने दिखाई। वहाँ की आम जनता की ये काबिल तारीफ थी। इस तरीके से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। जब बात करते हैं फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र की, तो 1791 में फ्रांस का एक संवैधानिक प्रारूप बन करके तैयार हो जाता है। उसके तहत उस समय सरकार में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस सदन की बैठक होती है और इस पर आधारित फ्रांस का समाज चलने लगता है। जब यहाँ के संवैधानिक प्रारूप को देखते हैं तो एक वोट देने का सिलसिला भी जारी हो जाता है। जैसे कि उस समय फ्रांस में खासतौर से जो अमीर वर्ग थे, जो उच्च वर्ग थे और जो खासतौर से 3 दिन की मजदूरी का कर अदा कर सकते थे, वही खासतौर से वोट डालते थे और एक संवैधानिक राजतंत्र से जुड़ पाते थे। और जो महिला थी, जो लाचार व्यक्ति थे, जो बीमार व्यक्ति थे, जो 3 दिन की मजदूरी का कर अदा नहीं कर पाते थे, इन तमाम लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। तो ये था हमारा फ्रांसीसी समाज के वोट देने का अधिकार। तमाम चीज़ें थी और अगले क्लास में हम देखेंगे इनके आगे जो क्रांति हैं, इनके आगे की जो क्रांतियाँ हैं और इनके आगे के जो टॉपिक रहे हैं, इनको क्रम से देखा जाएगा। थैंक यू।